हेलो दोस्तों, मैं मनीष आर्या पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मौर्योत्तर काल और गुप्तोत्तर काल से संबंधित क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप इससे पहले जो आप पढ़े होंगे मौर्य काल और गुप्त काल पढ़े होंगे, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो मौर्योत्तर काल और गुप्तोत्तर काल से पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट 30 क्वेश्चन है, मैं वो लेके आया हूँ। तो प्लीज आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने YouTube चैनल पीसीएस मेकर को अगर फर्स्ट टाइम अगर देख रहे होंगे तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक बार प्लेलिस्ट में जाके विजिट कीजिए, एक बार देखिएगा जरूर फ्रेंड्स, ठीक है। जरूर देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ में तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मौर्योत्तर काल और गुप्तोत्तर काल से। इससे पहले मौर्य काल और गुप्त काल हम लोग पढ़ लिए थे, अगर नहीं पढ़े तो जाके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि मिलिंद पान्हो क्या है। तो मिलिंद पान्हो क्या है, तो याद रखिएगा ये एक बौद्ध पाठ है, ठीक है। तो मिलिंद पान्हो एक बौद्ध पाठ या इसको ग्रंथ कहते हैं, जो याद रखिएगा कि जो इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर, याद रखिएगा इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद के रूप में रचित है। ये इनके द्वारा रचा हुआ मिलिंद पान्हो है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर कि चरक किसके राज चिकित्सक से। तो चरक किसके राज चिकित्सक थे, तो याद रखिएगा कनिष्क के राज चिकित्सक थे, ठीक है। तो चरक कनिष्क के राज चिकित्सक से और इन्हें चिकित्सक का जनक कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि नहीं, तो याद रखिएगा कनिष्क को चिकित्सक का जनक कहा जाता है और इन्होंने चिकित्सा शास्त्र ग्रंथ चरक संहिता का भी रचना किया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जरूर पॉइंट नोट डाउन जरूर कीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो। अगला क्वेश्चन है हमारा 3rd नंबर कि कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण में से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा गंधार कला। तो गंधार कला के नाम से जाना जाता है। तो गंधार कला कुषाण काल में विकसित हुई थी, ठीक है। किस काल में विकसित हुई थी, तो कुषाण काल में विकसित हुई थी। और गंधार कला की ही विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु क्या था कि कला शैली यूनानी और रोमन की थी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि गंधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी, लेकिन जो कला शैली है यूनानी और रोमन थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, देखिएगा कि कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो कुषाण वंश के जो प्रसिद्ध राजा थे या कौन थे, तो याद रखिएगा कनिष्क थे। तो कुषाण वंश का प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। और ये अगर बात करें ये कब ये राजा बने थे, तो याद रखिएगा 78 ईस्वी में, ठीक है। कनिष्क किस वर्ष राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे, तो याद रखिएगा ये 78 यानी कि 78 ईस्वी में ये क्या हुए थे, तो आरूढ़ हुए थे। किस मतलब कभी क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आ जाए किस मतलब कनिष्क किस वर्ष राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए, तो याद रखिएगा वो 78 ईस्वी में हुए थे, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि शक संबंध किसने और कब शुरू किया था। तो शक संबंध जो शुरू किए थे वो कनिष्क ने किए थे और 78 ईस्वी में किए थे, ठीक है। वही है कि शक संबंध का संस्थापक कनिष्क था, इसका संस्थापक कनिष्क था, जिसके द्वारा जो इसे 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर कि बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था। तो बौद्ध धर्म का संरक्षण जो कुषाण शासक था वो कौन था, तो याद रखिएगा कनिष्क था। तो बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कनिष्क था। उसके शासन काल में कश्मीर के कुंडलबन नामक स्थान पर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, याद रखिएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन तो किसके काल में, तो याद रखिएगा कनिष्क के शासन काल में किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर कि कला की गांधार शैली किसके शासन काल में पनपी थी। तो किसके शासन काल में पनपी थी, तो याद रखिएगा कनिष्क के ही शासन काल में पनपी थी। तो क्या, तो कला की गांधार शैली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे हुए, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर कि कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार थे। तो कौन साहित्यकार थे, तो नागा अर्जुन व अश्वघोष, ठीक है फ्रेंड्स। तो नागा अर्जुन व अश्वघोष 2 प्रमुख साहित्यकार थे जो कनिष्क के शासनकाल में रहते थे, ठीक है। तो वसुमित्र भी कनिष्क के दरबार में रहता था, लेकिन परंतु वो थे वो साहित्यकार नहीं थे, ठीक है। वसुमित्र क्या थे, साहित्यकार नहीं थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है क्या कि प्राचीन कला में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था। तो कौन था, तो याद रखिएगा खारवेल, ठीक है फ्रेंड्स। क्या, तो खारवेल, तो प्राचीन काल में जो खारवेल कलिंग एक महान शासक था और खारवेल कलिंग का वीर एवं प्रतापी शासक भी था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे। तो किस चेदी वंश के, तो याद रखिएगा कलिंग। तो कलिंग चेदी वंश के क्या थे, महानतम शासक थे, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर
कि सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सातवाहन का जो सबसे बड़ा शासक था वो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर कि निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है। तो विद्या की जो सबसे पुरानी पीठ है वो याद रखिएगा तक्षशिला है। कौन है? तो तक्षशिला। तो तक्षशिला विद्या की सबसे पुरानी पीठ है और यह मौर्य युग के पूर्व ही स्थापित था। ठीक है, ये मौर्य युग के पूर्व ही इसका स्थापित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है कि हर्षचरित। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि हर्षचरित के लेखक कौन थे। तो हर्षचरित के जो लेखक थे वो बाण्यभट्ट थे। ठीक है, तो बाण्यभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, बाण्यभट्ट हर्षवर्धन के दरबार के कवि भी थे और हर्षचरित तथा कादम्बरी उनकी प्रमुख कृतियां है। याद रखिए, हर्षचरित तथा कादम्बरी इनकी क्या है? प्रमुख कृतियां है। हर्षचरित वर्धन इतिहास का सर्व प्रमुख स्रोत है। ठीक है, ये भी आप पॉइंट्स याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा 14 नंबर कि एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक था। तो मैंने अभी आपको बताया कि कादम्बरी के जो लेखक थे एक महान, वो कौन थे? तो याद रखिएगा बाण्यभट्ट। बाण्यभट्ट कादम्बरी के भी लेखक थे और हर्षचरित के भी लेखक थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा, अगर प्लीज़ इसको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर किसने बनवाया था। तो किसने बनवाया था यह मंदिर? तो याद रखिएगा तेजपाल ने बनवाया था यह प्रसिद्ध मंदिर। तो 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर गुजरात के बघेल वंशीय शासक वीर धवल के दो मूर्तियां वास्तुपाल एवं तेजपाल ने बनवाया था। ठीक है, याद रखिएगा किसने बनवाया था? तो वास्तुपाल एवं तेजपाल ने दो प्रसिद्ध मूर्तियों को बनवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो खजुराहो मंदिर का जो निर्माण जो किए थे वो कौन किए थे? तो याद रखिएगा चंदेल राजपूत। ठीक है, चंदेल राजपूत क्या किए थे कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किए थे। ठीक है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है खजुराहो मंदिर। समूहों के लिए अति प्रसिद्ध है, इसके लिए प्रसिद्ध बहुत ज़्यादा है। और इन मंदिरों का निर्माण 10वीं से लेकर 12वीं सदी में चंदेल शासकों के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, चंदेल शासकों के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है। तो मिहिर जो भोज है राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? तो याद रखिएगा प्रतिहार। ठीक है फ्रेंड्स, क्या याद रखिएगा? प्रतिहार। तो मिहिर भोज जो है राजपूतों के प्रतिहार कुल से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर कि प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था। तो प्रतिहार वंश का महानतम जो राजा थे वो कौन थे? तो याद रखिएगा भोज, यानी कि मिहिर भोज। मिहिर भोज थे प्रतिहंस वंश के महानतम राजा जो थे, उनका नाम मिहिर भोज प्रथम था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर कि हेनसांग किसके शासनकाल में दौरान भारत आया था। तो याद रखिएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो हेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे और ये प्रसिद्ध चीनी यात्री जो ये किस देश के थे? तो चीनी के थे, चीन देश के। और ये लगभग कब आए थे? तो याद रखिएगा 630 ईस्वी से लेके 643 ईस्वी के मध्य हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। ठीक है, और हेनसांग की भारत यात्रा के वृत्तांत सीयूकी नामक ग्रंथ में है। सीयूकी नामक ग्रंथ में, कभी ग्रंथ पूछ दे तो आप लोग आंसर गलत मत कीजिएगा, सीयूकी ग्रंथ याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, 20 नंबर के उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। तो अभी मैंने आपको बताया कौन थे, तो याद रखिएगा हेनसांग। हेनसांग जो थे, हेनसांग नामक चीनी यात्री हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। उनके अपने यात्रा विवरण को जो सीयूकी नाम के ग्रंथ में संकलित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर की ये प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसने प्रदान किया था। तो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसने प्रदान किया था? तो याद रखिए हेनसांग ने ही। हेनसांग ने ही। तो हर्ष के शासनकाल में भारत आए चीनी यात्री हेनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है। याद रखिएगा प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसे कहा जाता है? तो हेनसांग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो हमारा बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, अगर बात करें नालंदा प्राचीनतम विश्वविद्यालय का, नालंदा वर्तमान बिहार राज्य में अवस्थित है। अभी वर्तमान में कहाँ है? बिहार राज्य में अवस्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा कि अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक कौन थे। तो कौन थे? तो याद रखिएगा शंकराचार्य। तो शंकराचार्य जो थे वो अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक थे, याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो कौन मुस्लिम आक्रमणकारी था जो नालंदा विश्वविद्यालय को
क्या कर दिया था कि नष्ट कर दिया था। तो याद रखिएगा जो मुस्लिम जो थे हमारे वो मोहम्मद बिन बख्तियार थे। ठीक है, कौन थे? तो मोहम्मद बिन बख्तियार थे। तो नालंदा और विक्रमशिला के विश्वविद्यालय को बौद्ध विहार अथवा दुर्ग समझकर मुस्लिम आक्रमणकारी जो थे मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किया गया था। याद रखिएगा, ठीक है, मोहम्मद बिन बख्तियार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को जो पराजित किए थे वो पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय। तो हर्षवर्धन को दक्षिण भारत के शासक पुलकेशिन द्वितीय, दक्षिण भारत के शासक पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश ने नर्मदा नदी के किनारे 630, याद रखिएगा 630 ईस्वी में हराया था। याद रखिएगा कब? तो 630, अगर ईस्वी पूछे तो 630 ईस्वी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो कौन था? तो याद रखिएगा जो इनके जो शासक थे वो पुलकेशिन द्वितीय ही थे। तो हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक चालुक्य वंश का पुलकेशिन द्वितीय था। इसने क्या था कि इसने हर्षवर्धन को पराजित किया और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो किसने? तो याद रखिए पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की धारण की थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर कि हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की जो आरंभिक राजधानी थी वो क्या थी? तो याद रखिएगा थानेश्वर। तो हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थानेश्वर में थी। बाद में उसने क्या किया था कि अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित की थी। ठीक है, कन्नौज मतलब स्थापित कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। तो अरबों को पराजित किसने किया था? तो याद रखिएगा प्रतिहारों ने। ठीक है, प्रतिहारों ने अरबों को पराजित किया था। तो 738 ईस्वी में राजस्थान का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के नेतृत्व में राजपूतों का एक संघ बना था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है कि कोणार्क मंदिर के देवता हैं। तो कोणार्क मंदिर के जो देवता हैं कौन है? तो याद रखिएगा सूर्य देवता। तो सूर्य देवता कोणार्क सूर्य देवता के मंदिर है और इस मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो गंग राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ठीक है, कोणार्क सन टेम्पल जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर कि सांची का महान स्तूप है। तो सांची का जो महान स्तूप है वो कहाँ है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है। तो सांची मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। याद रखिएगा रायसेन में स्थित है। यह स्तूपों की संख्या 3 है। यहाँ स्तूपों की जो संख्या वो 3 है और सबसे बड़ा स्तूप महास्तूप के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस स्तूप को सम्राट अशोक ने बनवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का हमारा जो टॉप 30 क्वेश्चन था वो यहाँ पे समाप्त होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्लीज़ अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए होंगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़ आप जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप एक बार प्लेलिस्ट विजिट करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा प्लीज़। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।